प्यारे बच्चों, फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के क्या ना, कल हम एक बैच अनाउंस किए थे। जो बैच क्या था, फुल लेंथ कोर्स के लिए था। उसके साथ साथ एक आप लोग के लिए एक और नया बैच है। वैसे स्टूडेंट्स जो 2025 में 12th बोर्ड एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए क्या है ना, थ्योरी बैच के अलावे क्या है ना, एक न्यू बैच और आप लोग के लिए है। जो क्या है ना, बैच आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सीरीज है। ऑब्जेक्टिव सीरीज है। अब बोलिएगा सर ये ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्या क्या हमको प्रोवाइड मिलेगा। तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसका हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 होगा। क्या है? पार्ट 1 है। हर एक चैप्टर में 3-4 पार्ट आपको मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है ना, जिसमें क्या ना 35 ऑब्जेक्टिव हम लेंगे। इसमें क्या ना आपको हम कराएंगे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर जो क्या होगा ना, आपके सॉल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन टर्म से क्या है, रिलेटेड होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा कि सॉल्यूशन इज अ, क्या कहा है बच्चों, कि सॉल्यूशन इज अ, सॉल्यूशन आखिर है क्या। ठीक है ना, ऑप्शन ए में है होमोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन बी में है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन सी में है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मिक्सचर को देखेंगे। किसको देखेंगे प्यारे बच्चों? मिक्सचर को देखेंगे। अब आप बोलिएगा कि मिक्सचर होता है क्या। तो जब क्या है ना, दो या दो से अधिक सबस्टांस को हम किसी रेशियो में मिक्स करते हैं, अगर वो दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव हो मिक्स होने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब क्या है ना, जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये बोल दे कि एक बार हमने लिए वाटर के साथ क्या ले लिए प्यारे बच्चों, वाटर के साथ ले लिए शुगर। ठीक है, ये क्या ना, दो सबस्टांस है, एक तो वाटर है, दूसरा क्या है, शुगर है। जहां पे वाटर को कंपोनेंट ए बोलेंगे, शुगर को कंपोनेंट बी बोलेंगे। ठीक ना, तो वाटर के साथ हम शुगर को लेकर मिक्स कर दिए। दूसरा, वाटर के साथ हम सैंड को मिक्स कर दिए। वाटर के साथ किसको मिक्स कर दिए? सैंड, मतलब कि बालू को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद आप ये देखिएगा कि चीनी और पानी दोनों तो मिक्स होगा, लेकिन दोनों आपस में कोई रिएक्शन, कोई अभिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वाटर और सैंड भी क्या है ना, मिक्स होगा, लेकिन मिक्स करने के बाद कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये क्या है ना, वाटर और शुगर जो होगा ना, पूरे अच्छे तरह से मिला होगा, पूरे अच्छे तरह से मिला होगा। देखिए इस सॉल्यूशन में क्या है ना, हर जगह क्या है ना, इसका जो कैरेक्टर होगा समान होगा। ठीक है ना, अब क्या है ना, यहाँ पे वाटर और सैंड को अगर आप देखिएगा तो ये क्या है ना, पूरे अच्छे तरह से नहीं मिला होगा। कहीं पे ऊपर में सैंड क्या होगा, इस ऊपर वाले भाग में सैंड कम होगा और नीचे वाले में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वैसा मिक्सचर जो पूरा अच्छा से मिला हो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। और वैसा मिक्सचर जो पूरे अच्छा से नहीं मिला हो उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये हो गया आपके सामने होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और ये आपके सामने जो ना पूरे अच्छे से क्या है ना, नहीं घुला मिला होगा, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है ना, आपके सामने जितने भी, मतलब कि इस दुनिया में जितने भी क्या है ना, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, उसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि विलयन बोलते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किस टाइप के मिक्सचर होते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या ना, इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स इच कॉल्ड।
अभी क्या है ना, आपके सामने क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि वह जो सॉल्यूशन है ना, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है। जैसे चीनी पानी हो गया, ये भी दो कंपोनेंट का है, नमक पानी हो गया, ये भी दो कंपोनेंट का हो गया, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है, ये दो कंपोनेंट से, मतलब कि दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो आप इसे क्या कहिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, पॉलीनरी सॉल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं, किसी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है सॉल्यूट, क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट इसमें एक कंपोनेंट हो गया, और ये सॉल्वेंट क्या हो गया, एक और कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे एक और एक, दो टोटल कितने कंपोनेंट हो गया, टू कंपोनेंट्स। कितना कंपोनेंट हो गया, टू कंपोनेंट्स। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्या है ना, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट है, मतलब कि एक विलेय है, और दूसरा सॉल्वेंट मतलब कि विलायक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जो दो अवयवों से मिलकर बना हो उसे बाइनरी बोलते हैं, और वैसा सॉल्यूशन जो तीन अवयवों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, टर्नरी। तो आपका क्या है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बाइनरी सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड। कैम्फर, कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर। कपूर को अगर हम नाइट्रोजन गैस में रखते हैं, कहां पे रखते हैं प्यारे बच्चों, कपूर को नाइट्रोजन गैस में रखते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं, कैम्फर जो होता है, ये कैम्फर ये होता है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है ना, एक गुण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब कि इसके अंदर सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। देखिए इस कपूर को आप क्या ना गर्म कीजिएगा तो बिना क्या ना लिक्विड में चेंज हुए सीधे किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। अब क्या ना, सब्लिमेशन के गुण पाने के कारण, मतलब कि इसमें क्या ना, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है, जिसके वजह से ये कैम्फर को अगर हम कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में रखते हैं, कहां पे रखते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस में। तो अब क्या है ना, ये क्या ना, कैम्फर क्या है ना, गैस के फॉर्म में चेंज होता है। किसके फॉर्म में चेंज होता है, सब्लिमेशन के कारण गैस के फॉर्म में। तो पहले से क्या है, ये गैस है, और क्या है ना, मतलब कि सॉरी, पहले तो सॉलिड था, सब्लिमेशन का क्या बनेगा, गैस बनेगा। और ये नाइट्रोजन गैस भी क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा, ये किस फेज में बनेगा, मतलब कि कैसा सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो हो जाएगा कम मात्रा में होता है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि कपूर को हमेशा कम मात्रा में रखेंगे। और ये नाइट्रोजन गैस क्या है ना, ज्यादा मात्रा में होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि एंड सॉल्यूशन आर ऑलवेज सेम। देखिए ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने है सॉल्वेंट। ये क्या है बच्चों, ये आपके सामने क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट किस फेज में है, गैस के फेज में है। तो सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही क्या होगा, इस सॉल्यूशन का फेज होगा। तो सॉल्वेंट गैस के फेज में है तो सॉल्यूशन भी गैस के फेज में बनेगा। और जब क्या ना सॉल्यूशन गैस के फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे करा कि इथेनॉल इन वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है। क्या है प्यारे बच्चों, इथेनॉल है ना। इसके साथ हम किसको मिला रहे, वाटर को मिला रहे। किसको मिला रहे, वाटर को। अब ये बन रहा है सॉल्यूशन। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बन रहा है। अब जरा आप हमको ये बताइए कि इथेनॉल क्या होता है, कम अमाउंट में, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्या बोलेंगे। और ये वाटर को किसमें हम रखेंगे, ज्यादा अमाउंट में, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब बताइए अब क्या है ना, ये क्या होता है, ये किस फेज में होगा, तो ये तो होता है लिक्विड फेज में। इथेनॉल मतलब कि जो अल्कोहल होता है जो पीने में हम लोग यूज करते हैं,
उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड फेज में होता है। वाटर भी किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में होगा। तो अब क्या है ना, देखिए सॉल्वेंट का फेज अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट का फेज क्या है, लिक्विड है, तो इस बेचारे सॉल्यूशन का फेज भी क्या होगा, इस बेचारे सॉल्यूशन का भी फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या आपको ये पता है कि सर जी सॉल्वेंट का फेज और सॉल्यूशन का फेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब क्या है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड के फॉर्म में बना, तो हम बोलेंगे इसको कि ये बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेगा, बनेगा। ठीक है, चलिए आगे कहा है कि ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज को किसमें डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में, मतलब कि ग्लूकोज का अमाउंट कम रखेंगे और वाटर का अमाउंट क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। तो आ जाए यहाँ पे आपके सामने है कि ये क्या है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को हम लोग वाटर में रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं प्यारे बच्चों, वाटर में रख रहे हैं। इस ग्लूकोज को कहां पे रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये बन रहा है उसके बाद सॉल्यूशन। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। अब आप हमको ये बताइए कि ग्लूकोज को हमेशा क्या रखते हैं हम, कम अमाउंट में, और वाटर को क्या रखते हैं, ज्यादा अमाउंट में। तो जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, मतलब कि विलेय बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब कि विलायक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होगा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों, और ये जो वाटर होगा ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये जो ग्लूकोज है सॉल्यूट, ये किस फॉर्म में होगा, तो सॉलिड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पे ये जो वाटर है सॉल्वेंट, ये किस फेज में होता है, तो लिक्विड के फेज में होता है। किसके फेज में होता है, लिक्विड के फेज में होता है प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, इसके बाद हम बात करेंगे ये जो सॉल्यूशन है ये किस फेज में होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट का फेज, किसका फेज, सॉल्वेंट का फेज, इस सॉल्वेंट का फेज और इस सॉल्यूशन का फेज दोनों हमेशा आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो सॉल्वेंट अगर लिक्विड फेज में है तो सॉल्यूशन भी किस फेज में बनेगा, लिक्विड फेज में बनेगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन किस फेज में होगा, तो ये होगा लिक्विड फेज में। किसमें होगा, लिक्विड फेज में होगा, लिक्विड फेज में। अगर सॉल्यूशन लिक्विड फेज में बना तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेसेज क्वांटिटीज, मतलब कि व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेसेज क्वांटिटीज। अगर कहना सॉल्यूट कहां पे प्रेजेंट है, ट्रेसेज क्वांटिटीज में। कहां पे प्रेजेंट है, ट्रेसेज क्वांटिटीज में। ठीक है ना, देन द कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस इन। अगर कहना सॉल्यूट जो है, मतलब कि विलेय जो है, विलेय वह कहना ट्रेसेज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जहां पे आपसे कहना ट्रेसेज क्वांटिटी की बात करें, ट्रेसेज, ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रेसेज क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का बात करें, या आपसे ये बात करें, ठीक है ना, पोल्यूशन इन एयर, पोल्यूशन ल्यूशन इन एयर, या आपसे याद रहे साल्ट, साल्ट इन सी वाटर। ये तीन चीज बात कर ले आपसे। किसी क्वेश्चन में आप देखें ट्रेसेस क्वांटिटीज, या आपसे ये पूछे पॉल्यूशन इन एयर, मतलब कि प्रदूषण किसमें, हवा में, साल्ट इन सी वाटर, तो इसका सीधा मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन का बात आपसे कर रहा है। किसका बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, PART, पार्ट्स पर मिलियन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, पार्ट्स पर मिलियन का बात आपसे कर रहा है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा है कि द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अभी हम जस्ट पीछे के स्लाइड पे देखे थे प्यारे बच्चों कि पॉल्यूशन इन एयर, पॉल्यूशन कहां पे हो, एयर में हो, मतलब कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो यहां पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन एयर, मतलब कि इन एयर होगा। यहां पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, फ्री हम समझेंगे। एयर इज जनरली मेजर्ड इन, इसको हम किसमें मापते हैं, तो इसको हम मापते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। यहां पे इसको हम मेंशन कर लेते हैं कि ये दोनों किसमें मेजर्ड होता है, मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम किसमें मापते हैं प्यारे बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन में
मापते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपसे कहा कि when the concentration is expressed as the number of moles of solute present, moles of solute per liter of solution, it known as, इसको हम क्या समझते हैं। चलिए अभी क्या ना क्वेश्चन को थोड़ा हम स्किप करते हैं, आइए थोड़ा सा हम कुछ बात को रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्या ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो, परेशानी ना हो। अब यहाँ पे आपसे ये जो बात कर रहा है जनरली मोलरिटी का बात कर रहा है, किसका बात कर रहे हैं पहले बच्चों, मोलरिटी का बात कर रहा है। आपके सामने ये बात कर रहा है ना मोलरिटी का, मोलरिटी का बात कर रहा है, ठीक है, मोलरिटी का बात कर रहा है, मोलरिटी मतलब कि मोलरता को, ठीक है। अभी क्या है ना, इस मोलरिटी को समझने से पहले हम पॉइंट नंबर 1 समझेंगे इसका फार्मूला, कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए पहले बच्चों कि मोलरिटी का फार्मूला होता है n सॉल्यूट, n सॉल्यूट मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। और ये भी किसमें होना चाहिए, तो इन लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए प्यारे बच्चों, लीटर में होना चाहिए। देखिए मोलरिटी को, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या है ना, इसका हम देख लेते थोड़ा सा कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों मोलर। क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ होता है मोलर। इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों मोलर। क्या होता है इसका अर्थ, मोलर होता है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड का क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये तो पहले से लीटर में है, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अभी क्या है ना, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है, 1 मोलर। अब इसी 1 मोलर को हम लिख सकते हैं, 1 को तो 1 के फॉर्म में छोड़ेंगे और इस m के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मतलब कि आपको ये पता चल गया कि 1 मोलर का अर्थ होता है 1 मोल पर लीटर। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, तो 1 मोल क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊपर में क्या ना सॉल्यूट, तो 1 मोल सॉल्यूट का होगा। अब पर लीटर किसका होगा, ये बटा में लीटर है तो पर लीटर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो हम ये लिखेंगे, इसका अर्थ होता है कि 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आप क्या ना मोलरिटी के बारे में इतना चीज रिकॉल करके रखिए कि सर जी मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, v होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या है ना, आपसे अगर हम पूछे कि मोलरिटी का डिफिनीशन क्या होता था, आप ये बोलिएगा कि सर जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। कहां पे प्रेजेंट होगा, पर लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। अगर पर लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, 1 मोल विलेय प्रेजेंट होगा तो उसका मोलरिटी 1 होगा। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो उसका मोलरिटी कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका अर्थ होता है मोलर। क्या अर्थ होता है, मोलर, ठीक है। यूनिट क्या होता है, एन सॉलिड मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ऊपर है, इसके लिए हम मोल यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में, तो इसके लिए लीटर, तो मोल पर लीटर। अब क्या ना आपसे पूछेगा 1 मोलर सॉल्यूशन, एम का अर्थ क्या होता है, एम का अर्थ होता है मोलर। क्या होता है, मोलर। तो आपसे ये पूछ लेगा कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, तो हम यहाँ पे 1m, 1 को 1 रहने दिए और इस m के जगह पे हम लिख दिए मोल पर लीटर लिख दिए। तो आपको ये पढ़ने मारा कि 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर।
और 1 मोल पर लीटर कहने का अर्थ होता है कि 1 मोल सॉलिड प्रेजेंट होगा कहां पे, पर लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 मोल सॉलिड प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, तो यहां से कहना आ जाइए। अब कहा है कि द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर सॉल्यूशन, कहां पे होगा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा पर लीटर सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं। यहां पे कहा कि मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, मोलरिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल पर लीटर के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं कि कितना मोल सॉल्यूट का पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, मोल्स पर लीटर, यहां पे मोल पर लीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या ना यहां पे हम बात करेंगे द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इच, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इच। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहने का अर्थ है कि किसी भी सॉल्यूशन को हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर। अब क्या ना मोल किसके लिए होता है, तो सॉल्यूट के लिए होता है, और लीटर किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, तो सॉल्यूशन के लिए होता है, किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। अभी क्या ना, तो मोल पर लीटर कहने का अर्थ है कि यहां पे क्या है ना, लीटर तो आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ml, ग्राम, ml दिखाई दे रहा है, तो मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कहने का अर्थ है कि मोल पर, ठीक ना, 1000 ml, लीटर को हम क्या लिख देंगे, 1000 ml लिख देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। अगर लीटर नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, 1000 ml यूज कर लेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर 1000 ml ऑफ द सॉल्वेंट, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ग्राम सॉल्वेंट भी गलत हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर 1000 ml सॉल्यूशन, आपका ये बात क्या हो गया प्यारे बच्चों, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहां पे कहा कि 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल सॉलिड, अभी हम जस्ट देखे थे यहां पे, आइए आपको दिखा देते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। यहां पे आ जाइए, यहां पे हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों कि 1 मोल सॉलिड, कितना मोल सॉलिड, ये देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन, कितना मोलर है, 1 मोलर। अब 1 मोलर का अर्थ होता है कि 1 मोल पर लीटर में प्रेजेंट होगा, 1 मोल कहां पे प्रेजेंट होगा, पर लीटर में। अब आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहां पे आपके सामने कह रहा है कि 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स, 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स, मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन का अर्थ है कि आपके सामने कितना मोलर है, 1 मोलर है। और 1 मोलर का अर्थ होता है कि 1 मोल ये कहां पे होगा, ये होगा इन 1000 ml में, 1000 ml सॉल्यूशन में, या इसको हम बोलेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। यही 1 मोलर का अर्थ होता है कि कहीं पे अगर आपको 1 मोलर कहा तो 1 मोलर का अर्थ होता है कि 1 मोल सॉल्यूट ये कहां पे होगा, 1000 ml में होगा या 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे आप क्या यूज कर लीजिए, 1000 ml क्या है, 1000 ml तो है नहीं, या यहाँ पे लेकिन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही। इसके जगह पे आप क्या ना, आपको ये 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन भी दे सकता था, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन भी इसके सामने आपको दे सकता था। तो 1 मोल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन, सॉरी 1 मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। आपसे कहा है कि द मोलरिटी ऑफ 0.06 मोल, कितना मोल दिया हुआ है, 0.06 मोल ऑफ NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, कितना ml सॉल्यूशन में, 100 ml में। आपसे कह रहा है कि आपके सामने क्या है ना, 100 ml सॉल्यूशन है, कितना ml सॉल्यूशन है, 100 ml। उस 100 ml में 0.06 मोल क्या है, तो NaCl है, ठीक है। तो आप यहां पे देख लीजिए, तो आपसे कहना मोलरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन इज, कि सॉल्यूशन कितना मोलर होगा, सॉल्यूशन कितना मोलर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम बात करते हैं, आपके सामने दिया हुआ है N सॉल्यूट, क्या दिया हुआ है, N सॉल्यूट आपके सामने दिया हुआ है, N सॉल्यूट कितना आपके सामने दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये दिया हुआ है 0.006 मोल दिया हुआ है। उसके बाद आपके सामने दिया हुआ है V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो 200 ml दिया हुआ है, कितना ml दिया हुआ है, 100 ml।
लेकिन अभी हम मोलरिटी का पीछे फॉर्मूला देखे थे कि n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो n सॉल्यूट आपको पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, ml में, तो इसको हमको रखना है लीटर में। तो इसको हम लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 100 में हम करेंगे 1000 से भाग, अब ये हो गया लीटर, तो 1/10 लीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला होता है n सॉल्यूट होता है, n सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, v सॉल्यूशन किस में होता है प्यारे बच्चों, तो इन लीटर में होता है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम n सॉल्यूट का बात करें तो n कितना है, 0.006 मोल है, 0.006 मोल है, और v सॉल्यूशन कितना है, ये 1/10 लीटर। ये 10 पलट के कहां जाएगा, ऊपर, तो 0.006 इंटू 10, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर क्या हो गया, बी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपको क्या ना फिर से हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपसे सामने क्वेश्चन करा है कि व्हाट will be the molarity of a solution containing 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन। आपसे ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका कितना है वो 250 ml है, कितना है वो 250 ml। अब इस 250 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कहने का अर्थ है कि 250 ml सॉल्यूशन में, बल्कि 250 ml बिलियन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका अगर हम सॉल्यूशन करने जाए प्यारे बच्चों, क्या करने जाए सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन डेट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, गिवन डेट लिखेंगे। अब इस गिवन डेट में हम क्या लिखेंगे, आ जाइए। सबसे पहले कि व्हाट इज द मोलरिटी, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि मोलरिटी क्या है, व्हाट है, मोलरिटी क्या है, व्हाट है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो W कितना दे दिया आपके सामने, 5 ग्राम दे दिया। अब क्या है ना, इसका हम निकालेंगे मोलर मास। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, मोलर मास किसका, तो NaOH का निकालेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 दूना 22 से 23 ग्राम तो हो गया सोडियम का मास। कितना ग्राम हो गया, 23 ग्राम। ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 ग्राम। इसका मोलर मास हो गया 40 ग्राम। ठीक है, जब भी हमको वेट देगा उसका मोलर मास निकाल लेंगे। इन 250 ml सॉल्यूशन, तब भी सॉल्यूशन कितना है प्यारे बच्चों, भी जो सॉल्यूशन आपके सामने कितना है 250 ml, देखिए 250 ml है। ठीक है, इसको अगर लीटर में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, यहाँ पे हो जाएगा 250 अपॉन हो जाएगा 1000, इसी को लिख लेंगे लीटर, इसी को लिखेंगे 1/4 लीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि मोलरिटी, तो मोलरिटी निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है W/mm, W/mm इंटू 1/v इन किसमें, लीटर में प्यारे बच्चों। W कितना है, तो 5 ग्राम है, और ये mm कितना है 40 ग्राम है, और ये कितना है तो 1/4 लीटर है। ठीक है, यही नहीं प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्राम कट जाएगा आपका, मतलब कि ग्राम से क्या हो गया, ग्राम कट गया। ठीक है, अब ये 5 से क्या कट जाएगा, 8 पंचे 40 कट जाएगा। अब इसको आप लिखिएगा तो 1/8 लिखिएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या, हाँ यहाँ पे 4 आ गया, क्या आ गया 4। ग्राम से ग्राम कटता है तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, मोल हो जाता है। ग्राम से ग्राम कटता है तो क्या होता है, मोल हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, बटा में लीटर, तो मोल पर लीटर। 4/, तो 4 दूना 8, तो 1/2, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 मोल पर लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 0.5 मोल पर लीटर इस सॉल्यूशन का मोलरिटी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे करा है कि व्हाट विल बी द मोलरिटी, मतलब कि मोलरिटी क्या होगा, फिर से आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है। ऑफ अ सॉल्यूशन इफ 171 ग्राम शुगर, मतलब कि 171 ग्राम चीनी डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। क्या ना, ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है ना 14 है, सेम टू सेम किसके जैसा है, तेरा जैसा। तो आप इस क्वेश्चन को क्या है ना खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या ना होमवर्क है, ये आपको खुद से कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाइए। करेक्ट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, ये क्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्योर वाटर का मोलरिटी क्या होगा।
अब क्या ना बोलिएगा सर जी इसमें तो कुछ हमको न्यूमेरिकल्स डाटा नहीं दिया है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हमसे क्या ना मोलरिटी पूछा जा रहा है। तो अब क्या ना यहाँ पे कह रहा है कि मोलरिटी, किसका मोलरिटी? तो प्योर वाटर का, प्योर वाटर का। ये क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट है। तो प्योर वाटर का जब आपके सामने मोलरिटी व्हाट है तो आप क्या कीजिएगा बोलिए? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डेंसिटी होता है प्यारे बच्चों, डेंसिटी होता है प्योर वाटर का, ये होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है। अब क्या है यहाँ पे जब भी हम बोले 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml मतलब कि 1 ग्राम पर ml में होगा, 1 ग्राम पर ml में होगा। तो अगर हम क्या ना W अगर हम बोल दिए 1 ग्राम, कितना ग्राम प्यारे बच्चों? 1 ग्राम, ठीक है। तो अब क्या ना इसका हम बोलते हैं मोलर मास, वाटर का निकाल लेते हैं। वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम। यहाँ पे है कितना हाइड्रोजन? तो 2, तो 2 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम, तो 16 2 18 ग्राम। अब क्या ना कह रहा था कि 1 ग्राम पर ml है, 1 ग्राम पर ml है, मतलब कि अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम मतलब कि उसका आयतन कितना होगा? 1 ml, तो 1 ग्राम पर ml, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि 1 ग्राम में कितना ml? 1 ml। तो हम वॉल्यूम कितना ले लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे कितना? 1 ml ले लेंगे प्यारे बच्चों। और इसी 1 ml को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इसको कर देंगे लीटर में कन्वर्ट। किसमें कर देंगे कन्वर्ट? लीटर में, ठीक है। अब क्या है मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या होता है मोलरिटी का फॉर्मूला? W अपॉन होता है mm। W अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? W अपॉन क्या होता है? mm होता है मोलरिटी का फॉर्मूला, इनटू 1 अपॉन V इन लीटर। V इन लीटर मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। W कितना है? तो 1 ग्राम है, और ये mm कितना है? तो 18 ग्राम है, इनटू 1 अपॉन 1000 लीटर। ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पलटी खाएगा तो 1000 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। कहां जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या ना 18 से डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 55.55, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। 55.55 आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका मोलरिटी हो गया। यहाँ पे 55.55 तो है नहीं, तो आप ये ले लीजिए 55.6, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि इफ 1 मोलर, कितना मोलर प्यारे बच्चों? 1 मोलर, ठीक है, 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन, मतलब कि एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी क्या है? 1 मोलर है। कितना मोलर है प्यारे बच्चों? 1 मोलर है। अब कितना है? 2.5 लीटर है। कितना लीटर है प्यारे बच्चों? 2.5 लीटर है, मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब कि मोलरिटी कितना है? 1 मोलर, और इसका जो आयतन है 2.5 लीटर है, और ये NaOH का सॉल्यूशन है। इज मिक्स्ड विथ, मतलब कि कहने का अर्थ है कि आपके सामने क्या है ना एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन है। इसका क्या ना मोलरिटी कितना है? तो इसका मोलरिटी M1 जो है ना वो क्या है? 1 मोलर है। कितना मोलर है? 1 मोलर। और इसका जो वॉल्यूम आपके सामने है V1, ये कितना है प्यारे बच्चों? 2.5 लीटर है ना। अब क्या दूसरा जो आपके सामने सॉल्यूशन कह रहा है, दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा विलियन है, वो भी NaOH का ही है, 0.5 मोलर है, मतलब कि इसका जो है ना इसका मोलरिटी आपके कह रहा है कि मोलरिटी जो है ना M2 ये कितना है? 0.5 मोलर है। कितना मोलर है प्यारे बच्चों? 0.5 मोलर। एंड 3 लीटर, इसका जो है ना ये कितना हो जाएगा? आपके सामने जो V2 हो जाएगा ये हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है आपसे कि इस दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर दिए, और मिक्स करके क्या है ना नया सॉल्यूशन बना लिए, मतलब कि एक जो सॉल्यूशन था आपके सामने 1 मोलर था। कितना मोलर था? 1 मोलर, और इसका आयतन था 2.5 लीटर। क्या है? 2.5 लीटर था। अब क्या ना दूसरा जो आपके सामने सॉल्यूशन था, इसका मोलरिटी कितना था? 0.5 था, और वॉल्यूम था 3 लीटर। अब दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन बना लिए। तो इस नया सॉल्यूशन का जो है ना अगर वॉल्यूम क्या इसका एडिटिव है, तो ये नए सॉल्यूशन का जो मोलरिटी M है, ये M क्या होगा, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है ना एडिटिव मोलरिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे M बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि सर जी होता है M1 V1 प्लस क्या होता है? M2 V2 अपॉन क्या होता है? V1 प्लस क्या होता है? V2 होता है। आ जाइए अब क्या है ना यहाँ पे हम बात करते हैं M1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है। M1 कितना है? 1 मोलर है। कितना मोलर है प्यारे बच्चों? चलिए, और V1 कितना है? V1 है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर प्लस इसके साथ क्या है प्यारे बच्चों? इसके साथ क्या है? आ जाइए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो M2 है क्या है? 0.5 मोलर है। कितना मोलर है? और इसके लिए क्या है ना V2 कितना है? V2 है ये 3 लीटर है। कितना लीटर है? 3 लीटर। अब नीचे में क्या हो जाएगा?
2.5 लीटर, 2.5 लीटर हो गया। अब प्लस में क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा साफ करते हैं, ये कीड़ा का कमाल है। चलिए यहां पे V2 कितना है, तो V2 3 लीटर है। आ जाइए, अब क्या है ना, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, आगे आ जाइए। अब क्या है ना, यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर हम बात करें तो लीटर क्या है ना, लीटर से लीटर को काट दीजिए आप, ठीक है ना, काट के हटा दीजिए, दोनों में से लीटर कॉमन लिए, काट के हटा दीजिए। इसमें आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2.5 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा। अब बटा में, ठीक ना, 2.5 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पे हो गया 3 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पॉइंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओ सॉरी ये क्या हुआ, यहां पे हो जाएगा 5 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 5.5, ठीक है। यहां से दशमलव हटाइए, ये क्या हो गया 0, 40 अपॉन कितना हो गया, 55 हो गया। 40 अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 55 हो जाएगा। तो ये 40 अपॉन कितना हो गया, 55, इसको आप डिवाइड कीजिए तो 0 हो जाएगा, लगभग अप्रोक्स 7 में जाएगा। कितना चांस हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 7 क्या है ना, एक ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन था एडिटिव मोलरिटी का था, मतलब कि जब दो सॉल्यूशन की मोलरिटी को हम ऐड करते हैं तो जो नया सॉल्यूशन बनता है उसका मोलरिटी क्या होता है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सामने कह रहा है कि 4 लीटर 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter water, then molarity of resultant solution। ये आपके सामने क्या ना, डायल्यूशन का क्वेश्चन है। किसका है, आपके सामने कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये आपके सामने विलयन है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो मोलरिटी है M1, क्या है M1, ये कितना लीटर है, तो 4 लीटर है। कितना लीटर है प्यारे बच्चों, 4 लीटर है ना, इसका 4 लीटर है। अब इसका सॉरी इसका जो है ना मोलरिटी M1 वह कितना है, 0.02 मोलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो V1 है वॉल्यूम, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये है आपका 4 लीटर। अब कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन था ना, ये सॉल्यूशन किसका था, तो NaCl का था। अब इस सॉल्यूशन को वाज डाइल्यूटेड, मतलब किसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि 1 लीटर पानी ऐड करके। तो इसमें जब हम क्या कर रही है, बाय एडिंग, इसको हम कर रहे हैं डाइल्यूट, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर वाटर, मतलब कि 1 लीटर में पानी ऐड कर दिए। क्या कर दिए प्यारे बच्चों, वाटर इसमें हम ऐड कर दिए। अब जरा बताइए इस सॉल्यूशन का पहले क्या था, यहां पे इस सॉल्यूशन का जो V था पहले कितना था, V1 4 लीटर। इसमें जब हम 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो इसका V2 क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, सीधा 5 लीटर हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा, 5 लीटर, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का M2 क्या होगा, व्हाट है। तो आप एक लॉ जानते हैं कि सर जी M1 V1 बराबर क्या होता है, M2 V2 होता है, डाइल्यूशन में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है ना। यहां से हमको M2 निकालना है तो हम ये लिखेंगे M1 V1 अपॉन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, M1 V1 अपॉन क्या लिखेंगे, M2 तो निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे V2। M1 का वैल्यू कितना है, 0.02। अब बताइए V1 कितना है, तो 4 है। कितना है प्यारे बच्चों, 4 मोलर है। कितना मोलर है, सॉरी ये कितना है, 4 लीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, V2 कितना है, तो V2 5 लीटर है। काटिए, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 0.016 मोलर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका जो M2 हो जाएगा ये करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, डाइल्यूशन का क्वेश्चन आपके सामने।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 liter of 3 molar aqueous solution of glucose was diluted by adding 3 liter water, then molarity of resultant solution। तो resultant solution का molarity क्या होगा? ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, अब आ जाइए, आपके सामने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मोलालिटी का, आपको पता होना चाहिए मोलालिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलालिटी का। किसका बात करते हैं प्यारे बच्चों? मोलालिटी का। तो हम लोग क्या है इसका फार्मूला देख लेते हैं कि मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है। तो मोलालिटी का फार्मूला होता है एन सॉल्यूट मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट किसका होता है प्यारे बच्चों? सॉल्वेंट का। किसमें होता है? केजी में होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम का अर्थ होता है मोलल। क्या होता है? मोलल, मतलब कि इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये कहना है इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा प्यारे बच्चों एन सॉल्यूट है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में होना चाहिए प्यारे बच्चों? केजी में होना चाहिए। तो एन सॉल्यूट है तो उसका तो मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल। और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केजी, मतलब कि इसको हम मोल पर केजी में नापते हैं या मोल पर केजी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाइए। अब आपके सामने हम लिख दिए 1 स्मॉल एम। स्मॉल एम का अर्थ क्या होता है? मोलल होता है। क्या होता है? मोलल होता है। तो आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 मोलल का अर्थ क्या होता है। तो 1 मोलल के जगह पे हम लिख सकते हैं 1, और स्मॉल एम के जगह पे क्या लिखेंगे? मोल, और नीचे में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? केजी। तो 1 मोल पर केजी, देखिए 1 मोल कहां पे प्रेजेंट होगा? 1 केजी में प्रेजेंट होगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। देखिए 1 मोल सॉल्यूट कहां पे प्रेजेंट होगा? 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोलर। तो अगर कहना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्यारे बच्चों अगर प्रेजेंट हो किस कहां पे? पर केजी सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मोलालिटी। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे कहा कि द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट। ये बात क्या है? गलत है। कि मोलालिटी क्या होता है? मोल पर केजी होता है। तो मोल पर केजी का क्या अर्थ है? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर केजी सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये आपका बात क्या है? सही है। क्या है? क्योंकि मोलालिटी जो होता है ना स्मॉल एम, ये होता है 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी। तो 1 मोल किसमें होगा? 1 मोल किसमें होगा प्यारे बच्चों? 1 केजी में लिखिए, या आप लिख लीजिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में लिख लीजिए। दोनों बात क्या होता है? सेम होता है। कि मोलालिटी का अर्थ होता है 1 मोल पर केजी, और 1 मोल पर केजी कहने का अर्थ है कि 1 मोल किसमें होगा? 1 केजी में या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। दोनों बात क्या होता है? सेम होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट इन देन। ठीक ना? अगर क्या है ना आपसे ये कह रहा है कि 1 मोल सॉल्यूट या 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट, ये कहां पे प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, मतलब कि 1 केजी विलायक में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्या है प्यारे बच्चों 1 मोल अगर प्रेजेंट होगा कहां पे? 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में, तो उसको हम बोलते हैं 1 स्मॉल एम। इसका अर्थ होता है 1 मोलल। क्या होता है? 1 मोलल, मतलब कि ये क्या होता है? एक तरह का मोलल कंसंट्रेशन होता है। इट शो मोलल कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? मोलल कंसंट्रेशन। अगर यही 1 लीटर में था तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे कह रहा है कि अ मोलर सॉल्यूशन इज 1 दैट कंटेन्स 1 मोल सॉल्यूट इन। अगर कहा ना 1 मोलर कह रहा है तो 1 मोल सॉल्यूट कहां पे होगा? 1 केजी में। देखिए 1 स्मॉल एम का था तो इसका अर्थ होता है 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट। ये कहां पे होगा प्यारे बच्चों? ये होगा 1 केजी सॉल्वेंट में। कहां पे होगा? 1 केजी सॉल्वेंट में, या इसी को हम बोलते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में होगा। कहां पे होगा?
1000 ग्राम सॉल्वेंट में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, मोलरिटी को हम किसमें मापते हैं, तो मोल पर केजी में मापते हैं। किसमें मापेंगे, मोल पर केजी में। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर है तो ये क्या हो गया, ये तो होता है मोलरिटी का। किसका होता है प्यारे बच्चों, मोलरिटी का। और ये किसका होता है, मोलरिटी का होता है। ठीक है, अब क्या है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे कहा कि इफ 18 ग्राम ग्लूकोज, कितना ग्राम ग्लूकोज है प्यारे बच्चों, 18 ग्राम। तो ये आपके सामने क्या दे दिया, डब्ल्यू दे दिया किसका, ग्लूकोज का। कितना ग्राम, 18 ग्राम। तो अभी क्या ना, जस्ट हम यहां पे निकालेंगे मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6 का। आपको पता है कि एक कार्बन का 12 ग्राम, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 6 तो 72 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 12 ग्राम का है कि एक कार्बन का 1 ग्राम, तो 12 हाइड्रोजन का 12 ग्राम। और इसका हो जाएगा 96 ग्राम, क्या है कि एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 6 ऑक्सीजन का कितना, 96 ग्राम। जुड़िएगा तो आ जाएगा 180 ग्राम। आगे कह रहा है कि प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कितना ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में, 1000 ग्राम में। तो यहां पे आपको दे दिया वेट किसका, सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे ग्राम है तो ये वेट है किसका, सॉल्वेंट का। ये कितना दे दिया, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को आप बोलिएगा प्यारे बच्चों 1 केजी। कितना केजी, 1 केजी। ठीक है, अब क्या ना, आपसे कह रहा है कि इट इज सेड टू बी, इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे निकाल लेते हैं इसका मोलरिटी, और W ओपन हो जाएगा mm इंटू हो जाएगा 1/WT किसमें, तो इन केजी में। ठीक है, आ जाइए यहां पे आपके सामने है 18 ग्राम, कितना है प्यारे बच्चों, और यहां पे आपके सामने 180 ग्राम, और यहां पे है 1 केजी। ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा, 18 के 180, तो 1/10, ग्राम से ग्राम कटता है तो होता है मोल, और बटा में क्या हो जाएगा, केजी, तो 0.1 मोल पर केजी। तो यहाँ पे अगर क्या है ना 0.1 मोल पर क्या है, केजी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वो 0.1 मोलल बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, मोलल होता है। आपका आंसर हो गया 0.1 मोलर, ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम रिपीट था क्या, 24 25। चलिए ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सेम रिपीट हो चुका है, तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं। 27 में आपसे कहा है कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन होगा, मोल होगा, सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज, सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज। ठीक है ना, चलिए यहां पे आ गया आपके सामने मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। किसका आ गया, तो हम पहले मोल फ्रैक्शन का बात कर लेते थोड़ा सा। ठीक है ना, यहां पे हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। मान लीजिए आपके सामने क्या है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है ना, और इस बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। कितना कंपोनेंट है प्यारे बच्चों, 2। एक तो है, एक तो आपके सामने A है, और दूसरा क्या है, A प्लस B। हम ये भी बोल दिए कि इसका मोल क्या है प्यारे बच्चों, Na है, और इसका मोल क्या है, Nb। मतलब कि आप एक सॉल्यूशन बनाए, एक बिलियन बनाए, जिस बिलियन में 2 अवयव प्रेजेंट है। कितना अवयव है, 2 है। पहला अवयव क्या है, A है, और दूसरा महाराज क्या है, B है। हम ये बोल दिए कि A का मोल इस सॉल्यूशन में क्या है ना, Na है, और B का मोल क्या है, Nb है। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसका, A का। किसका करते हैं प्यारे बच्चों, A का मोल फ्रैक्शन बात करते हैं। ठीक है, तो Na जिसका मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, जिसका मोल अंश निकालना है, उसके मोल को कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और टोटल मोल को कहां रखते हैं, नीचे। तो A का निकालना है, A के मोल को नीचे, और टोटल मोल को क्या रखें, और मतलब कि टोटल मोल को कहां रखें, सॉरी A का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो A के मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसका प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन का बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हम बात कर लेते हैं B का। ठीक है, B का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहे तो B के मोल को कहां रखेंगे, ऊपर, और टोटल मोल को कहां रखेंगे, नीचे। अभी क्या है ना, हम बात कर लेते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट का।
सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के सम का हम बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ए को हम ये लिखे और मोल फ्रैक्शन बी को ये लिखे, और यहाँ पर क्या ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, Na अपॉन Na प्लस Nb, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Nb अपॉन क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस Nb, ये हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा Na और यहाँ पे क्या जाएगा प्यारे बच्चों Nb, ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ऊपर में क्या है, ये क्या है ऊपर में, ये भी तो मोल है प्यारे बच्चों, ए का मोल है, ये टोटल मोल है, ये क्या है टोटल मोल है। तो अब क्या है ना, ये मोल से मोल कटेगा तो ये होता है यूनिटलेस, क्या होता है, ये होता है यूनिटलेस, एंड क्या होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। आपको ये सारा बात समझ में आ गया कि मोल क्या होता है। अगर आपके सामने एक बाइनरी सॉल्यूशन है, क्या है प्यारे बच्चों, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन कहने का अर्थ है ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव है, जैसे A प्लस B दो अवयव है, तो A का मोल क्या है Na है और B का मोल क्या है प्यारे बच्चों Nb है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, कि A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो बोलेगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसके मोल को कहां रखते हैं, ऊपर, और टोटल मोल को नीचे। तो A का मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, B का निकालना है तो B के मोल को ऊपर, टोटल मोल को क्या रखेंगे, टोटल मोल को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब क्या ना दोनों का सम निकाले, कितना आ गया 1 आ गया। तो यही तो आपसे पूछ रहा है क्या था कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ the sum of the mole fraction of the all components of a solution is, ठीक ना। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। अगर 3 कंपोनेंट होता फिर भी सबका सम हम निकालते एक ही आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, आपको अभी लिखा है कि ये क्या होता है, यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है, क्योंकि मोल ऊपर में और मोल कहां पे, नीचे में। तो मोल से मोल कट गया तो हो गया डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। चलिए यहां पे कह रहा है कि 23 ग्राम इथेनॉल डिजॉल्व इन 36 ग्राम वाटर। आपसे कह रहा है कि 23 ग्राम इथेनॉल है, कितना ग्राम इथेनॉल है प्यारे बच्चों 23 ग्राम, और ये जो 23 ग्राम इथेनॉल है वो 36 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। आ जाइए देख लेते हैं इस टॉपिक से थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स। यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, ये लीजिए, ये आपके सामने एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 23 ग्राम इथेनॉल है, ना कि ये क्या है ना इथेनॉल आपके सामने कह रहा है, ये इथेनॉल आपके सामने कितना ग्राम करा 23 ग्राम, और ये इसमें क्या है ना दूसरा वाटर भी है, क्या है प्यारे बच्चों वाटर भी है, और ये वाटर कितना ग्राम है 36 ग्राम है। अब 23 ग्राम इथेनॉल का निकालते कि डब्ल्यू इथेनॉल का कितना हो गया 23 ग्राम, कितना हो गया प्यारे बच्चों डब्ल्यू इथेनॉल का कितना हो गया 23 ग्राम, और यहाँ पे 36 ग्राम वाटर है तो डब्ल्यू किसका हो गया वाटर का कितना हो गया 36 ग्राम हो गया। अब क्या है ना आपसे कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप हमें थोड़ा सा इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या है ना हमको इस इथेनॉल का, इस प्यारा सा इथेनॉल का क्या है ना मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोलंस निकालना है। तो इस इथेनॉल का अगर आपको मोलंस निकालना है तो आपको इसका मोल पता होना चाहिए और साथ ही साथ इस वाटर का मोल पता होना चाहिए। तो पहले हम दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए हमको चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास अगर इथेनॉल का हम निकाले तो होता है क्या C2H5OH। यहाँ पे कार्बन का होता है एक कार्बन का 12 तो 2 का हो गया कितना 24। हाइड्रोजन का होता है 1 तो यहाँ पे 5 1 6 हाइड्रोजन तो 6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 16, सबका यूनिट का जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा 46 ग्राम। अब यहाँ पे N इथेनॉल निकालेंगे तो W/M से तो ये हो जाएगा W कितना है 22 ग्राम, और ये कितना है प्यारे बच्चों 46 ग्राम, काटेगा तो हो जाएगा 0.5 मोल। कितना मोल 0.5 मोल। अभी यहाँ पे W वाटर का हमको पता है तो अब इसका भी मोल निकालना है, और W वाटर हमको पता है तो इसका मोल निकालने के लिए पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों मोलर मास। अब इसमें मोलर मास निकाले इसका, ठीक ना, मोलर मास किसका वाटर का निकालेंगे तो हो जाएगा H2O। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना ग्राम 2 ग्राम प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसका कितना ग्राम हो जाएगा 16 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के 18 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना यहाँ पे हम बात करते हैं N वाटर का, तो यहाँ पे हो जाएगा W वाटर अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा वाटर का, तो 36 अपॉन हो जाएगा 18 ग्राम।
इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 मोल। कितना मोल प्यारे बच्चों? 2 मोल हो जाएगा। अब क्या है ना, हमको दोनों का मोल पता चल गया, इसका 0.5 मोल और इसका कितना मोल प्यारे बच्चों? 2 मोल पता चला। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालिए? इथेनॉल का निकालिए। किसका निकालिए प्यारे बच्चों? इथेनॉल का, ई फॉर इथेनॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मोल इथेनॉल का ऊपर रखिएगा। मोल इथेनॉल का कहां रखिएगा? ऊपर। अब मोल इथेनॉल प्लस मोल वाटर कहां रखिएगा? नीचे। ताकि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछता है उसके मोल को हम ऊपर में रखेंगे और दोनों के मोल के सम को नीचे में रख के मारेंगे। ठीक है, तब क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों? 0.5 मोल है। और लीजिए यहां पे क्या है ना, एन इथेनॉल का फिर से कितना रखेंगे? 0.5 मोल और सॉरी मोल, आप प्लस में क्या लेन लिखेंगे? 2 मोल। तो ये देखिए 0.5 ऊपर में, 0.5 ऊपर में और 0.5 है 2, तो 2.5 कहां पे? नीचे में। और मोल से मोल तो पहले कट जाएगा, यहाँ पे 2.5 ये कटेगा कितना चांस पे? 1/5, मतलब कि 0.2 इसका आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते थोड़ा आगे की तरफ। 5.85 ग्राम NaCl are dissolved in 90 ग्राम वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम किए थे, तो इसको क्या ना आप होमवर्क में रखिए और आप क्या ना खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते थोड़ा आगे की तरफ। आपसे कहा कि नॉर्मलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, हम बात कर लेते हैं नॉर्मलिटी का प्यारे बच्चों। किसका बात कर लेते हैं? नॉर्मलिटी का बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसका? तो सॉल्यूट का, मतलब कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी किसका? सॉल्यूशन का। किसमें प्यारे बच्चों? इन लीटर में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो कहने का अर्थ है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? तो सॉल्यूट का। कहां पे परसेंट होगा? पर लीटर सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी बोलेंगे। और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत ऐसे बुक में क्या लिखेगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मिलेगा आपको, यहाँ पे कहना इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होता है? ये इक्विवेलेंट होता है और वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर होता है। तो इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब कि इक्यू पर लीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर की तरफ, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड। चलिए आपसे कहा है किसका नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी मतलब कि एन आपसे तो पूछ रहा है। ये 0.3 m दिया है, मतलब कि मोलरिटी दिया है, तो मोलरिटी कितना हो गया? 0.3 हो गया आपके सामने। अब क्या ना, कौन सा दिया है? H3PO3, H3PO3 है। अब इस H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर आप निकाल लीजिए, कितना होगा? तो 2 होगा। अब लिखेंगे नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या होता है? मोलरिटी। अब ये नहीं कि आप H3 देख के यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 3 निकाल लीजिएगा, यही तो आपसे वो गलती करवाना चाहेगा बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे 2 होता है वैलेंसी फैक्टर। H3 अगर PO4 रहता, H3 अगर PO4 होता, तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता प्यारे बच्चों? 3 होता। लेकिन यहाँ पे H3PO3 है तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.6 इसका नॉर्मलिटी। तो आपका क्या हो गया? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है? व्हाट है? आपसे नॉर्मलिटी पूछ रहा है कि नॉर्मलिटी क्या होगा किसका? तो 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड। आपको नाम भी इसने लिख दिया है कि हो सके फार्मूला ना देके नाम, फार्मूला ना देके नाम दे दे, तो आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। और ये क्या है ना, ये मोस्ट VBI आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहेगा। गलत होने का इसमें क्या ना बहुत ज्यादा चांस रहता है। ठीक है ना बुआ? काहे कि बच्चा क्या करेगा? चट से 3 देखेगा, पट से वैलेंसी फैक्टर 3 लिखेगा, 3 3 9, 0.9 आंसर आएगा, वो हमारे का बी। लेकिन ऑप्शन क्या है? डी है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ। यहां पे कहा कि मोलरिटी ऑफ 0.2 NH2SO4 सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या ना आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, तो M क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट है। नॉर्मलिटी कितना है? 0.2 है। और H2SO4 में H कितना है? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है ना, आपसे मोलरिटी ये पूछ रहा है, सॉरी हाँ मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, ये मोलरिटी। ठीक है ना, तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो हो जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी है 0.2 और वैलेंसी फैक्टर 2 कटेगा तो 0. क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? 1 आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। क्या कि क्वेश्चन में आपसे कहा है मोलरिटी निकालिए, क्या निकालिए प्यारे बच्चों? मोलरिटी किसका? तो 0.2 नॉर्मल H2SO4 का, तो n दिया है तो नॉर्मलिटी दिया है, क्या दिया है? नॉर्मलिटी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। यहां पे हम बात करेंगे द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड, कितना मोलर है? 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। 1 मोलर कहने का अर्थ है कि आपको फिर से क्या दे दिया प्यारे बच्चों? मोलरिटी दे दिया। बिना पेन के तो चलता ही नहीं है क्लास। ठीक है, आ जाइए, आपके सामने मोलरिटी कितना दिया प्यारे बच्चों? 1 दिया है। ठीक है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब कि H2SO4 का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या कि इसमें H कितना? 2, H कितना? 2, H2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना प्यारे बच्चों? 2। ठीक है, अब आपसे करा है कि इक्वल टू, ये नॉर्मलिटी में आपको आपसे पूछ रहा है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। अब क्या है ना, सॉरी यहां पे इनटू होगा, सॉरी। अब क्या है, यहां पे आपसे मोलरिटी पूछ रहा है। क्या पूछा प्यारे बच्चों? मोलरिटी कि किसके इक्वल होगा ये। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है ना, किसके इक्वल होगा? तो वैलेंसी फैक्टर 2 है और मोलरिटी कितना है प्यारे बच्चों? 1 मोलर है। कितना मोलर है? 1 मोलर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, उस समय मिस्टेक। आपसे करा क्या बच्चों कि 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी कितना है प्यारे बच्चों? 1 है। मोलरिटी कितना है प्यारे बच्चों? आपके सामने मोलरिटी क्या है? 1 है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? तो यहां पे आ जाइए, यहां पे आपके सामने नॉर्मलिटी बराबर क्या होना चाहिए? वैलेंसी फैक्टर इनटू होना चाहिए मोलरिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, मोलरिटी आपका 1 मोलर है तो नॉर्मलिटी को ऐसे ही रहने दीजिए, यहां पे 2 कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए 1 मोलर। क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों? 1 मोलर कर दीजिए। ठीक ना, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा? 2 मोलर। तो यहां पे क्या ना, अगर हम m बराबर देखे तो ये क्या हो जाएगा? n/2 के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए अब यहां पे करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये क्या है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट टर्म का क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अफेक्टेड बाय टेम्परेचर कि कौन कौन? अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। देखिए यहां पे हम ये बोले कि 2 ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, तीन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। अब वो 3 कौन है? तो सबसे पहला मोलरिटी है प्यारे बच्चों, मोलरिटी है। दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। और तीसरा है बाय मास परसेंटेज, बाय मास परसेंटेज। ये 3 जो है ना, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। देखिए इस तीनों कंसंट्रेशन टर्म पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावे जो भी आप कंसंट्रेशन टर्म देखिएगा उस पे कहना तापमान का प्रभाव पड़ता है। क्यों? तो इसके कहना एक्सप्रेशन में कहीं पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बाकी सबके एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम मिलेगा। तो आपसे कहा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मोलरिटी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मोलरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें से कौन है जो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से प्रभावित होता है? ठीक है, तो मोलरिटी ये तो प्रभावित नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन प्रभावित नहीं होता है, मास परसेंटेज प्रभावित नहीं होता है, तो ये मोलरिटी क्या होगा? प्रभावित होगा। चलिए तो आपके सामने क्या ना, हम 35 क्वेश्चन आज लेकर के आए हुए थे जो पूरे के पूरे क्या था? ऑब्जेक्टिव था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन टर्म का था, कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन था। मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चन को क्या है ना आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। आप क्या है ना इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब क्या है ना आपका जो ऑब्जेक्टिव सीट का नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो ये होगा वेपर सॉल्युबिलिटी का। किसका होगा प्यारे बच्चों?
सॉल्युबिलिटी का होगा। किसका होगा? सॉल्युबिलिटी का होगा, मतलब कि विलयता का होगा। किसका होगा प्यारे बच्चों? विलयता का होगा। देखिए कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव आपके सामने डिस्कस किए। इस 35 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म से नहीं छूटने जा रहा है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्यारे बच्चों, उसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का बात करेंगे। कितने क्वेश्चन का? 10 से 15 ऑब्जेक्टिव होगा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, तो हम उसमें उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के नेक्स्ट वीडियो सॉल्युबिलिटी के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपका जो फुल लेंथ बैच है, अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आपको पढ़ने का मन कर रहा है, तो फुल लेंथ बैच क्या है ना 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। खुद पढ़ें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।